अंडरस्टैंडिंग द माइंड, क्योंकि मन को जिसने जीत लिया उसने जग जीत लिया, और सेल्फ मास्टरी ही करने हम यहाँ आए हैं। हालांकि हमें पता नहीं है, और काश मैं सोचती कि ईश्वर एक टैग लगा के भेज देते कि यू आर हियर ऑन दिस अर्थ इन दिस इनकारनेशन फॉर सेल्फ मास्टरी, बट इन माय लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल ऑफ अस वी लर्न समहाउ कि हमने अल्टीमेटली सेल्फ को मास्टर करना है, और सेल्फ को मास्टर करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो माइंड को मास्टर करने से होकर निकलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेल्फ मास्टरी के। डॉक्टर रंजन, एवरीथिंग इज विजिबल? डॉक्टर, Yes. that's great. Okay. Yes, Let me just start. तो कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं, मैंने इसकी रचना नहीं की, बट और मैं टीचर भी नहीं हूँ, बट इन लाइफ आई रियलाइज्ड के एक ही टॉपिक को पढ़ाने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। और मुझे याद है एक ही टॉपिक कोई टीचर पढ़ाता था तो उसमें इंटरेस्ट आता था और समझ आता था आधी क्लास को, बाकी की आधी क्लास को वही टॉपिक किसी और टीचर के माध्यम से समझ आता था। तो हर कोई परसीव करने का ढंग हर एक का अलग है, पढ़ाने का ढंग अलग है। कंसेप्ट्स वो है, कंसेप्ट्स का निर्माण मैं नहीं कर सकती, वो तो हमारे वेदों में उपनिषदों में सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में है। तो लेट अस स्टार्ट। अब आती है बारी, मुझसे साल भर पहले एक सवाल पूछा गया, और ये मेरे मेंटर हैं, और इनका मेंटरशिप में मेरा यही रोल है कि इन्होंने आके मेरे से एक सवाल पूछा, ऐसे ही मेरी किसी टॉक के देखने के बाद, कि मन क्या है। तो वी थिंक इन इंग्लिश, हमारा इंग्लिश मीडियम में मेरा एजुकेशन हुआ है, तो मैंने मन को माइंड से कोरिलेट किया, और जो मुझे माइंड के बारे में पता था कि इट इज इमोशनल बॉडी, देयर इज दिस, दीस आर थॉट्स, देयर आर फीलिंग्स, देयर इज परसेप्शन, तो मैंने वो सारी जो डिटेल्स थी वो उनको व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दी, जो मुझे लगा कि मुझे माइंड के बारे में पता है। तो उन्होंने मुझसे दोबारा क्वेश्चन किया कि मन क्या है, तो आई डिड नॉट नो द डिफरेंस, मुझे तो पता ही नहीं था कि फर्क है भी। तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ो, और मुझे साल भर लग गया पढ़ने में और समझने में कि वो मुझसे आखिर करवाना क्या चाह रहे थे। तो अच्छे गुरु की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपको स्पून फीडिंग नहीं कराते, वो आपको एक इशारा भर कर देते हैं और उसके बाद आपको आपका रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ देते हैं। समय समय पे मैं उनसे गाइडेंस भी लेती रही, और उनसे गाइडेंस लेने का भी ढंग बहुत मजेदार था कि मुझे लगता था कि जब मैं सही रास्ते पे होती थी तो एक शाबाशी मिलती थी और बड़ा अच्छा लगता था गुरु की शाबाशी से, और जब मैं गलत रास्ते पे जा रही होती थी तो वो चुप हो जाते थे और मुझे समझ आ जाता था कि मुझे शायद इस रास्ते पे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं मन की। अब मन में क्या है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य मन से बना है, और हम मनुष्य हैं तो हम कहते हैं मनुष्य की योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। और मन के बारे में पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इस समय मनुष्य योनि मिली हुई है, और मनुष्य में मन के माध्यम से ही हमने परमात्मा को साधना है। तो माइंड इज द एंटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेम्पलेट गॉड। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियों में मन छठी इंद्री है। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है, जो हम सब ने काफी कहीं ना सुनी है, पढ़ी है, तो इंद्रियों में मन को छठी इंद्री का दर्जा दिया गया है। और फिर वही बात कहूंगी, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। तो अगर सेल्फ मास्टरी हमने करनी है, सेल्फ को पहचानना भर भी है, तो हमें मन के रास्ते से होकर निकलना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक का ये है इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड, तो मुझसे जब ये सवाल पूछा गया तो मैंने इसको कहा द फंक्शंस ऑफ द माइंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आर थिंकिंग, feeling, imagination, visualization, reasoning, logic, analyzing, judgment, memorizing and reproducing those memories. छोटे छोटे एक दो फंक्शंस और होंगे, I might have missed, बट अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो ये सारे मन के फंक्शंस हैं। तो जब मैंने सोचा कि ये मन के फंक्शंस हैं, तो मेरे मन में पहला सवाल आया कि then what is the difference between the mind and the brain? We are students of science. We have studied the brain, we have dissected it. We know that there are different parts of the brain and different parts of the brain have different functions. तो फिर मन में और ब्रेन में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया. And when I studied further, there was a very reasonable difference between the mind and the brain. सबसे पहले हम सब लोगों ने डायसेक्शन किए, जो डॉक्टर्स रहे हैं, we have dissected the mind, the brain, and we all know that it is situated inside the skull.
ठीक है, तो हम ब्रेन को टेंजिबली हमने उसको पकड़ के देखा है, उसको काटा है. देयर वाज हाइपोथैलेमस, देयर वाज पिट्यूटरी, देयर वाज दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स. बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मन कहाँ सिचुएटेड है पूरी बॉडी में, तो कोई बता सकता है कि मन कहाँ है सिचुएटेड? वेयर इज द माइंड सिचुएटेड? तो माइंड इज समथिंग व्हिच इज सिचुएटेड थ्रू आउट द बॉडी. माइंड की कोई जगह नहीं. तो हमने फंक्शंस में बात की थी परसेप्शन. एवरी सेल दैट इज इनसाइड द बॉडी हैज द एबिलिटी टू परसीव. आपने वो देखा, अमीबा को आप थोड़ा सा टच करें, वो दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ द सूडोपोड्स. तो एवरी सेल इन द माइंड बॉडी हैज अ मेमोरी आल्सो. तो अगर मैं मन का क्षेत्र कहूँ तो मन तो पूरे शरीर में ही फैला हुआ है, जबकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी स्पाइन के अंदर. अब ब्रेन इज एंटिटी व्हिच इज टेंजिबल. आप इसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं. पर मन एक सूक्ष्म एंटिटी है. इट इज अ इनटेंजिबल एंटिटी. मोटी मोटी भाषा में कहें तो जैसे कि कहा, इंद्रियों में मन छठी इंद्री है. तो माइंड इज द फैकल्टी, whereas the brain is the hardware of, it is the hardware, वो processing unit. अब मन की डेथ नहीं होती. मैं I will explain this further, but we all know that there is brain death, and that is how we say the person is dead. So death में भी मन के कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं जो पूरी तरह से मरते नहीं हैं, और वही हमारी इनकारनेशंस का कारण बनते हैं. तो that is the difference between the mind and the brain, and I hope I am making it clear at this point. फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेन माइंड एक चीज नहीं है, then what is the mind? तो जो हमारी वेस्टर्न सिस्टम्स हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, वो माइंड के इस क्वेश्चन को उस तरह से एड्रेस नहीं करती. बट जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है, that gives a beautiful explanation of what the mind is. Now the mind is an interface between the tangible and intangible. अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आप देखेंगे कि आपके भीतर भी कुछ है जो घटित हो रहा है. सब कुछ बाहर से बंद कर दें, हम अपनी सेंसेस बंद कर दें, तो भी there is something which is happening inside, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आंखों से देख रही हूँ या मैं कानों से सुन रही हूँ. तो माइंड एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन द टैंजिबल एंड द इनटैंजिबल. अगर आप स्क्रीन पे फोटो पिक्चर को देख पा रहे हैं, तो आई हैव शोन द माइंड इन बिटवीन द मैटर एंड द सोल. अगर आप देखेंगे तो कलर का सीक्वेंस भी मैंने थोड़ा थोड़ा अलग रखा है. अगर सोल का कलर देखें तो इट इज अ लाइटर शेड. इट इज अ लाइटर शेड. व्हाई? बिकॉज सोल इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंटिटी, और जितना फ्रीक्वेंसी हाई रहता है उसका मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन उतना कम रहता है. माइंड स्लाइटली डार्कर कलर. इट इज एंटिटी व्हिच इज स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी देन द सोल. और मैटर जो हमें सारा दिखता है, पेड़ पौधे, आपके सामने का टेबल, आपका लैपटॉप, ये सारा मैटर है. और मैटर क्योंकि लो डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम होती है, तो ये हमें मैनिफेस्टेड दिखता है. हमारी आंखों से, हमारे कानों से हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ये मैनिफेस्टेड रहता है. तो माइंड की जो पोजीशन है, ये सोल और मैटर के बीच की पोजीशन रहती है. इट इज लेसर वाइब्रेशन देन द सोल बट हायर वाइब्रेशन देन द मैटर. तो इस वजह से हमारे माइंड को हम केवल महसूस कर सकते हैं. वी कैन नॉट टच द माइंड, वी कैन नॉट सी द माइंड. इट इज an interface between the soul and the matter, the tangible and the intangible. अब आती है बारी कि what is the importance of understanding? क्यों जरूरत है हमें कि हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करें. और कई बार मुझे लगता है कि ये लेसन काश मुझे स्कूल में पढ़ाया होता, जो हमें इतना सब कुछ बता रहे थे. क्योंकि जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं उसका मेन पर्पस यही था कि हम अपने आप को मास्टर कर पाए और हम अपने लाइफ के क्रिएटर्स बन पाए. तो वो क्रिएशन तो तभी होगा जब क्रिएशन कॉन्शियस होगा. प्रॉब्लम क्या है कि आधी से अधिक जो क्रिएशन है वो अनकॉन्शियस इन नेचर है, सबकॉन्शियस इन नेचर है, इसलिए बहुत अच्छी क्रिएशन हम नहीं कर पाते. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइंड, बिकॉज एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो. तो आप देखें कि जो भी चीज इस संसार में पैदा हुई है या हमें दिखाई दे रही है, वो सबसे पहले हमारे माइंड में उपजती है. उसका थॉट, उसकी डिजायर
सबसे पहले माइंड में आती है। अगर हमारे आसपास पीस है, प्रोस्पेरिटी है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको एज ए थॉट, एज ए डिजायर रखा था। अगर ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, इट इज नॉट बॉर्न ओवर वन डे, it is something that was born in the minds of human beings. It has sustained, that conflict has been there in the minds for long, and now we are seeing the visible manifestation of that conflict. तो संसार में जो भी चीज है जो आपके आसपास आप देख पा रहे हैं, उसको मटेरियल वर्ल्ड में आने से पहले वो कभी ना कभी इनटैंजिबल था, कभी ना कभी थॉट या डिजायर के रूप में माइंड में था, और अब वो मैनिफेस्टेड है। अब आप कहेंगे कि वॉर कोई क्यों मैनिफेस्ट करेगा? हम क्यों नहीं अपने आसपास खुशियां मैनिफेस्ट कर लेते? हम क्यों नहीं अपने आसपास पीस मैनिफेस्ट कर लेते? तो कारण ये है कि more than 90% of the manifestation that is taking place in the world is either subconscious or unconscious. Consciously कोई भी हम में से नहीं चाहता कि हम वॉर क्रिएट करें, कॉन्शियसली कोई भी नहीं चाहता कि कंफ्लिक्ट क्रिएट करें। एवरीबडी वांट्स पीस इन लाइफ, एवरीबडी वांट्स हार्मनी, everybody wants abundance. But the problem is, since we are not aware of our minds, what we are creating is coming from an unconscious perspective. Second, it is very important to understand the mind, क्योंकि higher consciousness, जैसे हम कहते हैं ना, मैं परमात्मा की खोज में, हम में से अधिकतर लोग परमात्मा की खोज में हैं, और ये खोज की इच्छा का भी जो जन्म है वो हमारे माइंड में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है, और ये बहुत अनमोल है। मैं पहले सोचती थी ये क्या इतनी स्पीशीज की बात, कि हम क्यों कहते हैं कि हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और ये बहुत अनमोल है, क्योंकि मनुष्य मन से जन्मा हुआ, जिसके पास मन है, एंड द डिजायर टू नो गॉड, टू serve God, or to understand the higher consciousness takes place in the mind. So it is very, very important to cultivate your mind, to understand your mind. और finally, हालांकि एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि परमात्मा को जानने की इच्छा का जन्म मन के अंदर होता है, पर परमात्मा को जानने के लिए मन के पार जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रंजन, हम कितने टेक्स्ट पढ़ते हैं और सभी में होता है कि मन के पार जाइए, मन के पार जाइए, तभी परमात्मा मिलेंगे। पर आप अगर मन को समझ ही नहीं पाएंगे तो उसके पार जाएंगे कैसे? पार जाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्रॉस क्या कर रहे हैं बीच में। So that is why it is very, very important to understand the mind, because in order to achieve higher states of consciousness, you have to forego the lower states of consciousness. You have to forego the mind to reach a purer consciousness. जो फाइनल बात, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, रुतबा इकट्ठा करते हैं, धन अर्जित करते हैं, समाज में एक पोजीशन अर्जित करते हैं, तो कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। पर हमारा माइंड, उसका एक पोर्शन हमारे साथ जाता है। हमारी इनकारनेशंस का कॉज ही हमारा माइंड है। तो जब जाना ही नहीं है कुछ साथ, तो क्यों ना हम उस चीज में इन्वेस्ट करें जिसने हमारे साथ जाना है। I had to study about this. हम 3 तरह के शरीरों की बात करते हैं। एक है ग्रॉस बॉडी, जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, जो खाता पीता हमारी जितने भी चीजें हैं, वो ब्रीदिंग, ईटिंग, जो प्राइमरी फंक्शंस है, वो ग्रॉस बॉडी से या स्थूल शरीर से होते हैं। हमारा सेकंड शरीर जो होता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारी इंद्रियां होती हैं, द सटल बॉडी, उसमें हमारी बॉडीली फंक्शंस होते हैं। और जो थर्ड जिस शरीर की बात हम करते हैं उसको हम कहते हैं द कॉजल बॉडी, कारण शरीर। अब इसको कारण शरीर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी रीइंकार्नेशन का, बार बार हमारी इस धरती पे आने का कारण बन। अब कारण क्या है? वो स्मृतियां, वो इम्प्रेशंस, वो संस्कार, वो कार्मिक बैलेंसेस इम्बैलेंसेस, ये जो है सोल की एंटिटी के साथ जाते हैं, और ये हमारी बार बार रीइंकार्नेशन का कारण बनते हैं। तो जब कुछ साथ नहीं जाना, हमारी स्मृतियां, हमारे इम्प्रेशंस, हमारे संस्कार ही आगे जाएंगे, तो और भी जरूरी बन जाता है कि हम माइंड को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसी में इन्वेस्ट करने के माध्यम से ही हम आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ सकते हैं, और भी कुछ भी हमारे साथ नहीं जा पाएगा। तो इसके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ कि टॉपिक मन क्या है और मन के बारे में जानना जरूरी क्यों है। तो आइए अब अंडरस्टैंड करते हैं
what are the various components of the mind. I'm trying to be as scientific, as research based as possible, but ये topics बहुत abstract हैं, तो I would want you to stay with me and try to grasp what all information I'm trying to deliver. So, as I said, Western philosophy puts the word mind and then it adds emotional body, mental body. बट हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली माइंड के या मन के कंपोनेंट्स समझा रखे हैं. तो मोटे तौर पे मन के 4 कंपोनेंट्स हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त. तो अभी मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर आरती तो कुछ प्रवचन टाइप्स करने लग गई, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज साइंटिफिक एज ऑब्जेक्टिव अबाउट दिस. तो मन के 4 कंपोनेंट्स हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त. हर पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर फंक्शन है. तो हमारा जो मनस है वो हमारा थिंकिंग माइंड है, जहाँ पे हमारे विचार आते हैं और जाते हैं. जो बुद्धि है उसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज द बुद्धि. अहंकार हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, हमारी ईगो. ईगो हम कहते हैं बुरी है. ईगो इज जस्ट व्हाट आई थिंक आई एम. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं क्या हूँ. तो हमारा क्वेश्चन है हु एम आई. तो जो आंसर आता है हु एम आई इज माई ईगो, दैट इज माई सेल्फ आइडेंटिटी. और चित्त हमारा जो है वो हमारा फीलिंग माइंड है, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स, परसेप्शंस, ये सारी चीजें हमारी फॉर्मुलेट होती हैं, जो कि हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस की तरह स्टोर हो जाती है. अब जैसे मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है. तो आइए समझे कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस है. मनस जो हमारा थिंकिंग माइंड है उसका केवल एक ही प्राइमरी फंक्शन है. उसका फंक्शन है आइदर टू डिजायर और टू अनडिजायर. उसमें इच्छा जन्म लेती है, अब मैंने ये करना है, नहीं मैं ये नहीं करूँ. बस मनस का केवल हमारे अंदर इतना ही रोल है कि इच्छा का जन्म होना और इच्छा को नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं दूसरा काम करूंगी. तो आप देखेंगे हमारे मन में निरंतर एक के बाद इच्छाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं. तो मनस का रोल इज जस्ट टू डिजायर एंड टू अनडिजायर. अब बुद्धि का क्या रोल है. बुद्धि इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी. बुद्धि डिसाइड करती है कि ये काम, ये इच्छा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है. आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, काइंडली मार्क माई वर्ड्स. द बुद्धि इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी and it just makes a decision whether a particular thing is favorable for me or unfavorable for me. Ahamkar, as I told, it is the self identity. And चित्त का मेन फंक्शन है वो जितने भी क्रिएटिव फंक्शंस है जिससे हम रचना करते हैं, फील करना, परसीव करना, मेमोराइज करना, विजुअलाइज करना, इमेजिनेशन, ये सारे जो फंक्शंस हैं, जो क्रिएटिव फंक्शंस हैं, वो चित्त के कंपार्टमेंट में लोकलाइज्ड हैं. तो आप देखेंगे कि सभी जितनी भी चीजें हैं, हमारी मनस है, बुद्धि है, अहंकार है, ये हमारी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में रूटेड है. बट जो चित्त है, अगर हमने अपने माइंड को अंडरस्टैंड नहीं किया, अगर हमने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो जो चित्त का कंपोनेंट है वो हमारा सारा जीवन जो है, हमारी फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो सबकॉन्शियस के लेवल पे ही रह जाते हैं और हम उसको कॉन्शियसली यूज नहीं कर पाते. तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मनस का काम है मनन करना. मनन मतलब रेपिटेशन से अंडरस्टैंड करना. करूं ना करूं, करूं ना करूं, दिस इज द मनन विच इज गोइंग ऑन इन द मनस. बुद्धि का काम है सवाल जवाब तर्क करके क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा किसी भी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना. अहंकार का मेन रोल है सेल्फ प्रिजर्वेशन. उसने सेल्फ की एक डेफिनेशन बना दी. मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं मेरी इंद्रियां हूं, तो इंद्रियों का आनंद कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इट विल ट्राई टू प्रिजर्व द सेंसेस. अगर मैं सोच लेती हूँ कि मैं एक एनालिटिकल बीइंग हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो बुद्धि से उपजने वाले जो भी चीज है, मैं अब मेरा ईगो मेरी बुद्धि में बेस्ड होगा और मैं उस सेल्फ की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज करूंगी. चित्त का मेन काम है चिंतन करना. तो जो डीप थिंकिंग का प्रोसेस है, जो क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है, वो सारा जो प्रोसेस है वो चित्त के लेवल पर होता है. तो चारों जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अपने आप में बिल्कुल भिन्न है, बट माइंड इन चारों चीजों के इंटीग्रेटिव फॉर्म को ही कहा जाता है. अब हर
कंपोनेंट का एक अपना पर्टिकुलर स्वभाव है, पर्टिकुलर फंक्शन है, बट उस स्वभाव के साथ माइंड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की अपनी अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। मतलब मन अपने आप में संपूर्ण नहीं है, यदि संपूर्ण होता तो आत्मा ही हो जाता। मन के हर कंपोनेंट की एक अपनी शॉर्ट कमिंग है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम मन को ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रेन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हमारा एक बच्चा होता है क्लास में, अरे इसका ये गुण तो बहुत बढ़िया है, पर ये है बड़ा बदमाश, इंटेलिजेंट तो बहुत है पर ये बड़ा बदमाश है। तो इसी तरह माइंड के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनके गुणों के साथ देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स आल्सो अटैच्ड व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो अब मनस की क्या इच्छा, हम कहते हैं बुद्धि बड़ी, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। तो वो चंचल कौन सा पार्ट है? तो चारों में से जो चंचल कंपोनेंट है वो हमारा मनस है, क्योंकि इट इज फ्लाइटी, उसमें डिजायर्स आती रहती हैं, डिजायर्स जाती रहती हैं। तो और वो टिकता नहीं है, अभी ये चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, कल ये चाहिएगा, परसों वो चाहिएगा। तो दीज आर दी वेरियस। तो मन जो है वो हमारा, मनस जो है चंचल स्वभाव का होता है। बुद्धि की प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग। उसको तो आपने न्यायाधीश का रोल दे दिया, तो वो क्या करते हैं, जब हम बाहर की घटनाओं की या किसी फैक्ट्स की इवैल्यूएशन करते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम रीजन लगा रहे हैं, हम लॉजिक कर रहे हैं। पर जब आती है बारी कि हम जब खुद की तरफ वो सारी अवेयरनेस डायरेक्ट करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं। तो जो हमारे अंदर का जो पेरेंट चाइल्ड डायलॉग चलता रहता है, इनर क्रिटिकल डायलॉग, तो वो हमारे लिए कई बार बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और बुद्धि जब इनसाइड हो जाती है तो देयर इज अ इनर क्रिटिकल डायलॉग व्हिच कॉजेस प्रॉब्लम्स। फिर आती है बाहरी अहंकार की। अहंकार की प्रॉब्लम क्या है कि उसने जो भी अपने बारे में आइडेंटिटी सोच ली वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं इंद्रियां हूं तो मैं इंद्रियों का आनंद लेने में लिप्त हो जाऊंगी। अगर मैं मन हूं तो मैं मन की थॉट्स, मैं सोचूंगी मैं मेरी थॉट्स हूं और उसी में मैं सारा दिन लिप्त रहूंगी। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं मेरे इमोशंस हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं तो इमोशनल बीइंग हूँ, हाँ मैं आज दुखी हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं खुश हूँ। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरा मन का अहंकार का जो पार्ट है वो उसी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा जो उसकी सेल्फ की आइडेंटिटी होगी। चित्त की प्रॉब्लम ये है कि हालांकि ये बड़ा ही क्रिएटिव पार्ट है हमारे मन का, बट इसकी प्रॉब्लम है कि इसके कोई फिल्टर्स नहीं है। जो इसके सामने आएगा उसके साथ जो परसेप्शंस बनेंगी, एक्सपीरियंसेस बनेंगे, और हर चीज को वो ले लेता है। कोई फिल्टर ना होने की वजह से हम वी आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी स्टिमुलाई। So the next question that comes into the mind is कि माइंड के कंपोनेंट्स हमने समझ लिए, माइंड के बारे में पढ़ना क्यों है हमने समझ लिया, बट ये जो थॉट है इसकी हमारे माइंड में उत्पत्ति कैसे होती है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो भी हम आसपास अपने देख रहे हैं, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ थॉट। So we should be very conscious of what is originating in the mind in the form of thoughts. तो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे मन में थॉट्स का ओरिजिन कैसे होता है। तो मैंने आपसे बताया कि माइंड इज द इंटरफेस बिटवीन द सोल एंड द मैटर। तो हाउ आर द थॉट्स क्रिएटेड? We all go out in the material world. There are so many stimuli. There are people, there are circumstances, there are things. और ये सारी चीजें हैं जो हम इंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में, चित्त में जाके इमीडिएटली फर्स्ट पार्ट चित्त को जाके वो एड्रेस करती है। और ये सारी जितने भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन है पहले हमारे चित्त में आ जाती है। तो अब हम सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम वन बाय वन एवरी कंपोनेंट वी विल अंडरस्टैंड। तो आप देखेंगे तो पहले जो सेंस ऑर्गन्स हैं दे रिले द इंफॉर्मेशन टू द चित्त, एंड देन द चित्त रिलेज द इंफॉर्मेशन टू द मनस, एंड मनस गिव्स द इंफॉर्मेशन फर्दर टू बुद्धि टू मेक सम हायर डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना। चित्त जो है वो ओपन होता है टू सोल। आई विल कम टू दिस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। वी ऑल नो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स: स्मेल, साइट, टेस्ट, टच एंड हियरिंग।
अब क्या बात है कि सेंस ऑर्गन्स का काम केवल बाहर के वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को उठाना है और उसको चित्त को डिपॉजिट कर देना है। जो सेंस ऑर्गन्स हैं रिसेप्टर्स के माध्यम से काम करते हैं, दे डू नॉट अटैच एनी जजमेंट और एनी परसेप्शन टू द इंफॉर्मेशन। मैं आपको इसको समझाने के तौर पे बताती हूँ कि आपने एक आइसक्रीम खरीदी। अब जब आप आइसक्रीम खरीदते हैं तो हमारे टच के, आपने स्पून को पकड़ा तो टच के रिसेप्टर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो गए। जब आप उसको खाने के लिए मुंह के पास लाए तो आपको उसकी स्मेल आई तो स्मेल के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। आपने उसको लिक किया, आपको पता चला कि कोल्ड के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, वो मीठी थी तो आपको जो स्वीट सेंस के रिसेप्टर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो गए। तो दिस इज हाउ द सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड गिव इट फर्दर टू द चित्त, बट दे रिमेन इन द प्रेजेंट। मतलब ये ना तो आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, जो करंट इंफॉर्मेशन उनको मिले उससे उठा के वो इंफॉर्मेशन यू की यू चित्त को प्रोवाइड करते हैं। अब चित्त का काम है उसका क्या करना है वो सब चित्त ने करना है। तो द ब्यूटी ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इज दैट दे रिमेन इन द प्रेजेंट। हम हमेशा कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। इफ यू गाइज रिमेम्बर, डॉक्टर संपूर्ण रेड्डी का एक लेक्चर हुआ था जिसमें उन्होंने एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी टेक्निक कराई थी जिससे हम फटाफट से प्रेजेंट में आ सके। तो मैं आपको सेंस ऑर्गन्स की प्रॉपर्टी के साथ को एक टूल भी दे रही हूँ जिसको जब भी आप कभी फंस जाएं और प्रेजेंट में ना आ पाए, तो डॉक्टर संपूर्णा ने कहा था कि आप जब भी प्रेजेंट में वापस आना चाहें, आपको लगे कि आप भटक रहे हैं और आपको प्रेजेंट में वापस आना है, जस्ट टैप योरसेल्फ। तो दिस टैपिंग, व्हाट डज दिस डू? दिस gets you back to the touch receptors, and क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, उनका काम केवल प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन लेना है, तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू कम बैक इनटू द प्रेजेंट। सो सेंस ऑर्गन्स डू नॉट अटैच एनी जजमेंट टू एनी एक्सपीरियंस। अब मैंने बताया कि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करके चित्त को दे दिया जाता है। तो चित्त के पास कोई फिल्टर नहीं होता, जो भी आपके पास बाहर से उसने इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स ने दी, दैट गोज इनसाइड द चित्त। अब मैंने फिर से हम अपनी आइसक्रीम पे वापस आते हैं। तो मैंने ये आइसक्रीम को पकड़ा, तो ये कॉनिकल इन शेप कोन है, आइसक्रीम का कोन है, ये कौन है, ये वाली जो डिसीजन है, ये जो परसेप्शन है, ये जो मीनिंग है, ये हमारा चित्त अटैच करता है। सेंस ऑर्गन्स केवल इंफॉर्मेशन आगे देते हैं। दिस इज अ कोन इज अटैच्ड बाय द चित्त, राइट। उसके बाद ये मीठा है, ये ठंडा है, ये खा के बड़ा मजा आता है, ये सारा जितना एक्सपीरियंस है, फीलिंग से भरा, मीनिंग से भरा, परसेप्शन से भरा, ये सारा एक्सपीरियंस हमारे चित्त में जाके एक्सपीरियंस या इंप्रेशंस के हिसाब से स्टोर हो जाता है। तो आपने पानी में जो लहरें, जैसे आप पेबल फेंकते हैं तो क्या होता है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, पूरे किनारे तक पहुंचते हैं पॉन्ड के। तो जब भी हम कोई पेबल फेंकते हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे अंदर आता है, तो दैट गोज इनसाइड द चित्त एंड spreads as energetic waveforms. It goes and spreads as energetic waveforms, और ये ही energetic waveforms मनस में प्रोजेक्ट होती हैं थॉट्स और डिजायर्स की फॉर्म में। तो आप समझ रहे हैं कि थॉट्स का उत्पत्ति कैसे होती है। The origin comes from external stimuli, goes into the chit and then is projected onto the manas as thoughts and desires. अब चित्त की बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि जितना मेमोरी, जो हम कहते हैं ना कि हमारे मन के पास मेमोरी होती है या पास्ट में भी रह सकता है, तो चित्त के पास प्रेजेंट और पास्ट दोनों मेमोरीज होती हैं, इंक्लूडिंग मेमोरीज ऑफ द प्रीवियस लाइफ टाइम्स, जिसको हम संस्कार कहते हैं कि भाई संस्कार है, ये तो हमारे पुराने संस्कार हैं, ये हमारा प्रारब्ध है जो हमारे पास है। तो वो सारा हमारा संस्कार, जो हमारा एनर्जेटिक बैलेंस है, कहाँ स्टोर्ड है? वो हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम्स की मेमोरी वो चित्त के अंदर स्टोर्ड है। और जब भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, तो वो पॉन्ड में जैसे पेबल्स आप फेंकते हैं और तरंगे उठती हैं, तो वो तरंगे उठती हैं और वो हमारे थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जेटिक वेवफॉर्म्स। तो अब चित्त पे जो भी तरंगे उठी, उसका प्रोजेक्शन चित्त मनस के ऊपर लाकर कर देता है। और साथ ही साथ चित्त की बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये सोल से इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी फ्री है। तो पहला सर्किट तो केवल मन में था, सेंस ऑर्गन्स
चित्त को लाके इंफॉर्मेशन देते हैं, बट चित्त इज ओपन टू द सोल। जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो सोल को भी बताता है कि आज ये चीज एक्सपीरियंस हुई है, मैं अभी वर्तमान में ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और इट इज ओपन फ्रॉम द सोल टू टेक गाइडेंस। तो क्या है, चित्त टू फेस इंटरफेस है, बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर और अंदर की इंफॉर्मेशन माइंड के लेवल पे। तो इस वजह से चित्त जो है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दोनों में तीनों में एग्जिस्ट करता है। अब आप देखते हैं कि पहली बार तो मैंने बताया कि हमने आइसक्रीम खाई, अगली बार क्या होता है, बच्चे देखेंगे छोटे छोटे, जैसे ही घंटी बजती है आइसक्रीम वाले की, उनको आइसक्रीम देखने की भी जरूरत नहीं है, उनके मुंह में पहले ही पानी आ रहा है, क्योंकि चित्त के अंदर वो ऑलरेडी एक बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस की तरह स्टोर्ड है। तो वो भागे भागे अपना गाड़ी के पीछे जाएंगे कि भैया मुझको ये फ्लेवर की दो, वो फ्लेवर की दो। व्हाई? बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट एज एन एक्सपीरियंस इनसाइड द चित्त। तो जो चित्त है बिना देखे आइसक्रीम को जो फ्यूचर में मिलने वाली है उसको भी पहले ही क्रिएट कर लेता है। तो जो चित्त है इट कैन एग्जिस्ट इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर। यही हमारा क्रिएटिव माइंड है। तो जब सोल से गाइडेंस आना होता है, तो सोल से जो गाइडेंस आता है वो कैसे आता है, इंट्यूशन के रूप में हमारे पास आता है। तो चित्त इंफॉर्मेशन सोल से इंट्यूशन के रूप में ले सकता है, और इसका इट हैज द क्वालिटी ऑफ डीप थिंकिंग। ये गहन चिंतन कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम की तह तक जा सकता है। तो जो चिंतन की एबिलिटी है वो भी चित्त के पास है। अब क्या है, ये एनर्जेटिक थॉट फॉर्म जो है वो मनस पे जाता है। तो मनस की क्या क्वालिटीज है हमारे अंदर? मनस वो जगह है जहां का प्रिंसिपल फंक्शन है, क्या ये करना है, क्या ये मेरी इच्छा है, डू आई डिजायर दिस और डोंट आई डिजायर दिस। तो मनस का फंक्शन है डिजायर करना और डिजायर को तोड़ देना। इसका अपना कोई और रोल नहीं, एक तरह का प्रोजेक्टर स्क्रीन है जिसपे सारी एनर्जेटिक वेवफॉर्म्स जाती हैं। इसी वजह से, क्योंकि चित्त का कोई फिल्टर नहीं है, तो इसलिए मनस का भी कोई फिल्टर नहीं है, और नित नए आइडियाज चंचलता के साथ मनस पर आते रहते हैं। उसके बाद आती है बुद्धि। अब बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि को इंफॉर्मेशन मनस देता है, भाई मेरे मन में ये विचार आया, इसको करूं कि ना करूं, और करना है कि नहीं करना, उसका जो जवाब है वो हमारी बुद्धि के माध्यम से आता है। नाउ द बुद्धि इज द सीट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि लॉजिक लगाएगी, सारे फैक्ट्स को असेस करेगी, आपकी ईगो को असेस करेगी और फिर बताएगी कि कोई काम करना है कि नहीं करना। नाउ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बुद्धि और द इंटेलेक्ट इज मेकिंग द डिसीजन। और ये डिसीजन किस हिसाब से बनाता है, वेदर अ थॉट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। प्लीज मैं इसको आपको मार्क करने को कह रही हूँ, एक बार जो मैं कह रही हूँ उसको नोट करें। बुद्धि ये नहीं बताती कि ये सही है कि गलत है, बुद्धि ये बताती है कि इसको करने में मेरा फायदा है कि नुकसान है। तो ये बहुत एक अहम बात है, जिस डिफरेंस को आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, कि प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बुद्धि इज टू मेक अ डिसीजन and decide whether a particular thought is profitable or it is not profitable. तो अब इससे आते हैं कि बुद्धि आखिर अपना ये डिसीजन बनाती कैसे? सबसे पहले जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स या चित्त या मनस के माध्यम से आई, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है। फिर वो सोचती है कि मेरी ईगो की आइडेंटिटी क्या है, मेरी ईगो को प्रिजर्व करने के लिए मेरे लिए फेवरेबल इंफॉर्मेशन क्या होगी। तो इसलिए बुद्धि अपना डिसीजन दो बेसिक फंक्शंस पर बनाती है। पहले तो क्या उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेकंड उसका मेन होता है कि भाई मेरी ईगो क्या कहती है। अगर भाई सपोज मुझे आइसक्रीम खानी है और मैं सोचती हूँ कि मैं तो मेरी इंद्रियां, ये जो है मजे, वो कहते हैं ना आज खा लो, खा पी के मजे कर लो, मरना तो सबको है, कुछ लोग कहेंगे, तो खा पी कर मरो, वो इंद्रियों में है। तो बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि सोचे कि मैं तो इंद्रियां हूँ, आइसक्रीम खाने से मजा आएगा, तो मैं आइसक्रीम ही खा लेती हूँ क्योंकि मैं मेरी इंद्रियां हूँ। फिर अगर कोई मन में है, वो कहेगा नहीं नहीं यार मुझे तो डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया था, तो फैक्ट है कि भाई मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ेगी, तो वो सोचेगा नहीं नहीं ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो बुद्धि कहेगी नो नो डोंट ईट द आइसक्रीम, ये खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो थर्ड चीज आती है कि हमारी अहंकार, हमारी ईगो क्या है। ईगो, हम कहते हैं ईगो खराब है, ईगो से बचो, ईगो से दूर हो। ईगो बेसिकली कुछ भी नहीं है। ईगो हमारे बारे में क्या धारणा है, हमारी सेल्फ की क्या आइडेंटिटी है, दैट इज आवर ईगो।
अब सपोज मैं सोचती हूँ कि मैं तो मेरी सेंसेस हूँ, तो मैं सोचूंगी कि आई एम अ सेंसुअल बीइंग, जो भी है मेरी सेंसेस है, अंदर बाहर और कुछ भी नहीं है, जो है जो मैं देख रही हूँ, अच्छा देखूं, अच्छा पहनूं, अच्छा ओढ़ूं, अच्छा खाऊं, अच्छा सुनूं, अपनी सेंसेस को प्लेजर दूं, दैट इज माई लाइफ पर्पस। अगर मैं सोचती हूँ मेरा मनस, मेरी थॉट्स वह है, तो जो भी विचार मेरे अंदर आ रहे हैं मुझे लगता है यही सच है, यही मैं हूँ, और मैं इसके, तो मैं क्या करूंगी, कहीं पे कोई शास्त्रार्थ हो रहा है या कहीं पे कोई डिबेट हो रही है, तो मैं मेरे विचारों को, अगर मैं सोचती हूँ मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो मैं मेरे इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ईगो का काम सेल्फ की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, उसका और कोई रोल नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं चित्त हूँ, तो चित्त, मैं सोचूंगी जितनी मेरे मन में भावना आ रही है, प्यार है, गुस्सा है, अहंकार है, यही मैं हूँ। तो मेरा अहंकार मेरी भावनाओं में जाके रूटेड हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं मेरी भावनाएं हूँ, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूँ, मैं लॉजिक नहीं हूँ, मैं सेंसेस नहीं हूँ, मैं तो मेरी भावना हूँ। फाइनली जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, तो हमारा एक डिवाइन, जो हमारा दिव्यत्व है, वो हमें समझ आना शुरू होता है, और हमें समझ आना शुरू होता है कि जो आसपास रचना हो रही है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इन एक्सपीरियंसेस में नहीं हूँ, मैं केवल इन एक्सपीरियंसेस का ऑब्जर्वर हूँ। फिर आपके अंदर एक ऑब्जर्वर का, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, वो साक्षी भाव आना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी ईगो हमें सोल समझती है, तो हम सारी चीजों को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ए इजी जॉब, नॉट इजीली अवेलेबल, अचीवेबल। इसके लिए लोग बहुत साधना करते हैं, पर मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पास एक रोड मैप आ जाए, आप अपने मन को अच्छे से समझकर उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर सकें। तो अब नेक्स्ट, अब जब अहंकार, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। अगेन, चाहे मैं सोचूं मैं मेरी सेंसेस हूँ, अगर ईगो सोचती है कि नहीं मैं तो मेरे थॉट्स हूँ, या वो सोचती है मेरा लॉजिक हूँ, ये सारी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। आप नोट करेंगे ये सारी आपको ऐसा फील कराएंगी कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। It is only when we come into the soul consciousness, when we become the observer, that we understand कि हम सभी एक हैं, हम सभी सोल्स हैं, जिसको हम यूनिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो भाव हमारे अंदर आना शुरू होता है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा की अभिलाषा रखते हैं, जो हम, जो डिजायर पैदा होती है, वो हमारे मनस में आती है कि आई वॉन्ट टू नो गॉड। बट परमात्मा को समझने के लिए और उसको पाने के लिए हमें मन के पार जाना पड़ता है, हमें अपने सेंसेस से निकलकर, थॉट से निकलकर, इंटेलेक्ट से निकलकर, चित्त से निकलकर सोल के लेवल पर जाना पड़ता है, और ट्रांसेंड करना पड़ता है हायर विजडम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ईश्वर की मर्जी जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई कम बैक। तो मैंने आपसे कहा था कि बुद्धि अपना जो डिसीजन है वो दो चीजों पे बेस्ड बनाती है। पहली बात कि इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट की गई है, नंबर दो कि मेरी सेल्फ की, मेरी अहंकार, मेरी ईगो की क्या आइडेंटिटी है। बट क्योंकि उसका सोल से कोई कनेक्शन नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन कॉल्ड इंट्यूशन, कि हमारे अंदर से क्या भाव आ रहा है, बुद्धि को उससे कोई लेना देना नहीं। और यहीं से फर्क उपजता है, जो हम कहते हैं बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थी, दिस इज समवेयर व्हिच आई गॉट स्टक, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया जब आप फैक्ट्स देखना शुरू करते हैं, लॉजिक्स, क्योंकि हम साइंटिफिक लोग हैं, वी ट्राई टू गो बाय फैक्ट्स, वी ट्राई टू गो बाय लॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो बुद्धि विल ओनली गिव यू द डिसीजन कि प्रॉफिटेबल क्या है और नॉन प्रॉफिटेबल क्या है, जबकि विवेक आपको सही और गलत का आंकलन करना बताता है। तो जो बुद्धि है वो ईगो बेस्ड है, जबकि जो आपका विवेक है वो सोल बेस्ड होता है, और दोनों चीजों में यही फर्क होता है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल्स पे, अगर मेरा सेल्फ आइडेंटिटी सेंसेस में है या थॉट्स में है या डिजायर्स में है, तो मैं अपने आप को सेपरेट समझूंगी और मैं अपना भला नुकसान देखूंगी, मेरी डिसीजन होगा कि मेरे लिए क्या फायदे का है। पर जब मैं विवेक में आ जाती हूँ, इसका मतलब सोल बेस्ड कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि सबका फायदा किसमें है। तो व्हेन यू आर सोल बेस्ड, देन योर बुद्धि एंड योर विवेक आर बोथ अलाइंड, ये दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सबके लिए सही क्या है वो सोच रहे होते हैं। और जब आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होते हैं,
तो आप केवल मेरे लिए क्या फायदेमंद है, मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, मेरे विचारों के लिए क्या अच्छा है, वो सोच रहे होते हैं। तो दोनों में ये बहुत बार हम लोग जो साधक हैं फंस जाते हैं, जो मिस्टेक्स हैं हम फंस जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड विवेक। तो आपको आशीर्वाद देते थे कि आप बुद्धिमान बने, विवेकशील बने, तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और हमें दोनों की जरूरत है, बुद्धि की भी और विवेक की भी। After understanding this, the question is how to organize the mind. अब हमने माइंड क्यों पढ़ना है समझ लिया, माइंड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, थॉट कैसे हमारे माइंड में बनता है, क्या नेटवर्क वो फॉर्म करता है, क्या उसका फ्लो चार्ट है, हमें सब समझ आ गया। अब आती है बारी कि इस माइंड को ऑर्गेनाइज या इसको ट्रेन कैसे किया जाए। अब आई एम कमिंग बैक टू व्हाट वी हैड विजिटेड। मनस का काम है टू थिंक एंड टू अनथिंक, बुद्धि का काम है टू डिसाइड वेदर इट इज फेवरेबल और नॉट, अहंकार इज आवर सेल्फ आइडेंटिटी एंड चित्त इज द फीलिंग जोन। एंड यू आर वेल, ये आप देख चुके हैं कि थॉट की उपज किस तरह से होती है। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर है, ये हमने पहले भी शेयर की थी, कि छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। आप एक बार इमेजिन करें कि जो हमारा चित्त है वो एक तरह का पॉन्ड है, और उस पॉन्ड में बाहर से जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन्स लेकर आते हैं, जैसे आपने पॉन्ड में कोई पत्थर गिरा दिया, अब वो पत्थर जब गिर जाता है, पेबल जब गिरता है, तो क्या होता है, पॉन्ड में छोटे छोटे सर्कल्स बन जाते हैं, तरंगे एंड तक जाती हैं, प्लस जितने पत्थर अंदर गिराए जाएंगे क्या होगा, जितना अंदर मिट्टी है, जितना कंकरा है, वो सारा समय टर्बुलेंट स्टेज में ही रहेगा, एकदम से पानी गंदला ही रहेगा, और जो पॉन्ड की सतह है, जो हमारा सोल है, वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एनालॉजी कि हमारा माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स कैसे वर्क करता है। तो एक्सटर्नल जितनी भी चीजें आ रही हैं वो पेबल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी स्टिमुलस है। पॉन्ड के अंदर जितने मिट्टी है वो हमारे सारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे माइंडसेट्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं। जो सतह है वो सोल की तरह है। तो अगर मैंने सोल को देखना है तो इस पानी को शांत होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें लगातार पेबल्स या पत्थर गिरते रहेंगे तो पानी हमेशा एक टर्बुलेंट स्टेज में रहेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करें कि हर चीज क्योंकि चित्त के थ्रू होकर जानी है और आत्मा के दर्शन चित्त के माध्यम से होने हैं, तो इसलिए एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। मतलब कि पॉन्ड को शांत होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जहां फंसी खड़ी थी और जहां पे मेरे ये मेंटर ने आके मुझसे मन के बारे में पढ़ने को कहा, आई वॉज नॉट रेडी टू डिसिप्लिन माई सेल्फ टू मेडिटेट, टू गो इन टू सीरियस डिसिप्लिन, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से वैसे ही मिल गई थी। तो मुझे लगा ऐसे खेलते खेलते बड़े मजे आ रहे हैं लाइफ में और मैं बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाऊंगी। बट आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई फाउंड दैट आई वाज नॉट प्रोग्रेसिंग एनी फर्दर एंड नाउ माय प्रोग्रेस वाज कॉन्शियस टू मी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, पर आगे बढ़ने के लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन था वो क्यों करना है। तो सब कहते थे मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। हम अपने आसपास सुनते हैं, हम अपने पेशेंट से भी कई बार कहते हैं कि डू सम मेडिटेशन, डू सम रिलैक्सिंग टेक्निक्स। बट वो मेडिटेशन क्यों करना है वो मुझे क्लियर नहीं था। वो मुझे तब क्लियर हो पाया जब मैं इस बात की एनालॉजी को समझ पाई कि हमारा चित्त और हमारा सोल किस तरह से फंक्शन करता है और कैसे हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारे चित्त में बहुत सारा टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे मन की सुननी है तो मुझे इन टर्बुलेंस में रहना है, पर अगर मुझे आत्मा की सुननी है तो उस आत्मा को सुनने के लिए, देखने के लिए और ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये मेरी थॉट या डिजायर है या मेरी इंट्यूशन है, इसको फर्क करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं एकाग्रचित हूँ। और उसके लिए जो सबसे अच्छा टूल है वो है मेडिटेशन। तो आई क्वेश्चन एवरीथिंग इन माय लाइफ। मैं अगर लाइफ में कुछ भी नया करती हूँ या कुछ भी मैं अगर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाती हूँ, आई क्वेश्चन एवरीथिंग कि हाउ डज इट सर्व मी, ये मेरे साथ कैसे वर्क करेगा। तो मैं इस कंक्लूजन पे कि मेरे लिए मेडिटेशन जरूरी है और ये डिसिप्लिन मुझे अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब पहुंची जब मैं मन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाई और उसकी फंक्शनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाई। तो अब हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे कि मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प करती है। डॉक्टर चांदना ने अभी पीछे मेडिटेशन के साइंस के ऊपर पूरी बात की थी।
मैं साइंस का एस्पेक्ट नहीं पकड़ूंगी, बट मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी कि हाउ मेडिटेशन इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो हमने अभी ये वाला इसी डायग्राम को एक बार आप अपने मन में रखें कि थॉट कैसे आता है, राइट। तो हमारे सेंस ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन लाके चित्त को देते हैं, फिर वो मनस पे जाती है, फिर बुद्धि उस पर डिसीजन बनाती है, और सोल हमारे चित्त के साथ इंटरफेस के अंदर है। तो हाउ डज मेडिटेशन हेल्प अस अचीव रिलैक्सेशन, अचीव आवर गोल्स? तो जैसे ही हम मेडिटेट करने की बात करते हैं तो हमारे मन में पहली पिक्चर क्या आती है कि हम एक शांत किनारे पे, मतलब बहुत ही शांत सी जगह पे बैठे हैं। तो जब हम शांत जगह पे बैठने की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप आंख बंद कर लीजिए और आवाजों को दूर कीजिए, एंड यू नॉट ईटिंग एनीथिंग, यू नॉट डूइंग, सिट कंफर्टेबली। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज कि हम आउटर वर्ल्ड से जितना भी स्टिमुलस है उसको कट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है वो रेस्ट पे आ सके, हम कंफर्टेबल उसके अंदर बैठे, ताकि हम अंदर से परेशान ना हो। तो पहला ट्रैफिक हमने क्या बंद करना है? हमने आउटर वर्ल्ड का ट्रैफिक बंद करना है। यहीं पे मैं इसी को बात कह दूं कि हम जब आउटर वर्ल्ड का ट्रैफिक बंद करने की बात करते हैं तो हम अननेसेसरी कितना सारा स्टिमुलेशन हम लेते हैं, हम न्यूज सुनते हैं। तो आई जस्ट रिसेंटली सॉ अ चैनल, एक ही बात को बार बार ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो हम, वो क्या हो रहा है, वो माइंड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पेबल्स फेंके ही जा रहे हैं। तो पानी कभी शांत हो ही नहीं सकता। तो हमें कॉन्शियसली अपने स्टिमुलाई को कट डाउन करना पड़ता है। ड्रिंकिंग, ईटिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, सेक्स, अननेसेसरी सेक्स, जितनी भी ये स्टिमुलाई हम अपने अंदर ले रहे हैं, चाहे हम न्यूज सुन रहे हैं, चाहे हम ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करके चुगली सुन रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, we have to become very conscious of what we are letting inside our mind. तो पहला पहला जो शर्त है वो ये है कि आप जितने पेबल्स हैं उन पेबल्स को थोड़ा कम कीजिए, उतने ही पेबल्स अंदर डालें जितनी जरूरत है। तो नेचुरल सी बात है कि आपको थोड़े कम मेडिटेशन में ज्यादा इफेक्ट मिल जाएगा। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, व्हाट यू डूइंग इज यू आर कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड यू आर एंटरिंग द रियल्म ऑफ द इंटेंजिबल, द इनर वर्ल्ड। तो फिर क्या होता है, जब हम अंदर बैठते हैं, बाहर की सेंसेशन मैंने कट डाउन कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने, उसने मुझे ऐसा कहा था, मेरे साथ तो ये चल रहा था, उसकी ऐसे हिम्मत कैसे हुई, मतलब दिस इनर ट्रैफिक स्टार्ट्स देन। तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि हम सब चीजों से अपना दिमाग हटाकर किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर अपने दिमाग को टिका रहे हैं। आप शून्य होना, विचार शून्य होना एकदम में एक दिन में नहीं आने वाला। तो अब मैंने क्या कहा, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन, क्योंकि आपने आंख ना कान बंद कर दिया, अब एक ही चीज आपको पता चल रही है कि आप सांस ले रहे हैं, तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, धीरे धीरे ये इनर ट्रैफिक भी सबसाइड करना शुरू करता है, और दैट डिपेंड्स ऑन हाउ कॉन्शियसली यू आर डूइंग द प्रोसेस। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो अंदर के विचार हैं वो भी शांत होने शुरू हो जाते हैं, और देयर इज सम पीस समवेयर इन योर वर्ल्ड। तो जैसे जैसे अंदर शांति आती है, you have better concentration, you have sharper intellect also. How does meditation help in soul guidance? बहुत बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो आ रहा है ये परमात्मा की तरफ से आ रहा है, ये मेरा इनर इंट्यूशन है, कि ये मेरे दिमाग में कोई विचार उपज रहा है जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये मेरी अपनी डिजायर है। तो जब आप पेबल्स डालना बंद करते हैं तो आप पॉन्ड का तला बहुत अच्छे से देख पा रहे होते हैं, and meditation helps you in reaching that truth which is our eternal self in a clearer way. You can approach your inner intuition, inner guidance, and धीरे धीरे आपको फर्क दोनों चीजों के बीच का समझ आना शुरू हो जाता है कि सतह पे जो चल रहा है, जो थॉट्स, डिजायर्स हैं, और जो हमारे भीतर से आ रहा है, जो हमारे सोल के लेवल पर आ रहा है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों की आवाज अलग से कैसे सुनाई देती है वो आप धीरे धीरे जब मेडिटेट करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच की पता चल जाती है। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में जाना शुरू करते हैं, then you can connect to higher souls, your higher self and other souls. कितनी बार आप देखेंगे कि आज आप सोचेंगे सुबह, आज मैंने ये काम कराना है, सपोज मेरे घर में कारपेंटर का काम कराना था, और आप सोच ही रहे होते हैं, इतने में कारपेंटर का फोन आ जाएगा या प्लम्बर आपकी ऊपर के आ जाएगा, और आप
how is this happening? How is this connection going on? Why? Because you have assessed the soul, और souls ने आपस में बात करके उसको अपने आप सेटिंग कर लिया, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस। ना आप सिर्फ अपने आउटर वर्ल्ड में शांति पा सकते हैं, आप इनर वर्ल्ड में भी हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करके बाकी सोल्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने एक्सपीरियंसेस को बेटर बना सकते हैं। हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन द कॉन्शियसनेस? तो मैंने क्या कहा, जो हमारा चित्त है उसका अधिकतर पार्ट सबकॉन्शियस है। हमारी लाइफ में हम कितना सारी चीजें हम अपने पैटर्न से, बिलीफ सिस्टम से, माइंडसेट से क्वेश्चन ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं। जैसे कोई अच्छा इसने थप्पड़ मारा, मैं रख के वापस थप्पड़ मारती। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वही रहा है। आई हैव टू गिव डिफेंस टू माई सेल्फ। कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बिना सोचे बिना समझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे, पर जब हम मेडिटेट करना शुरू करते हैं तो हमें वो मिट्टी, पत्थर, कंकरी सब कुछ बिल्कुल क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाती है। दिस इज एन एनालॉजी फॉर द माइंड। इसलिए मैं ऐसा बिहेव करती हूँ। देन वी गेट सम पावर। सामने वाला तो बिहेव करना बंद नहीं करेगा, पर मैं अपना रिएक्शन अब चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब अवेयर हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है। तो जब मैं ऐसे, हर बार क्या होता था, कोई रिश्तेदार परेशान करता था तो मैं वैसे ही सोचती थी, मैं दुखी होती थी, मैं रोना शुरू कर देती थी। अब क्या है, अब मुझे समझ आ गया कि इस तरह का जब बिहेवियर होता है मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, मेरे को डर लगता है, मैं हर्ट फील करती हूँ। आई एम अवेयर ऑफ माई इमोशन। Now, since I'm aware, I can take conscious steps to heal myself and come out of that experience. और जैसे जैसे हम हील करते जाते हैं, अंदर की मिट्टी कंकड़ साफ होता चला जाता है, नीचे का तला दिखना शुरू हो जाता है पॉन्ड का, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर जाती है। तो मेडिटेशन नॉट ओनली हेल्प्स अस इन अचीविंग इनर बैलेंस, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन हीलिंग द पैटर्न्स। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारी बॉडी हील करती जाएगी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, तो हमारे सोल का प्योरिफिकेशन, हमारे चित्त का प्योरिफिकेशन, जिसको हम आत्मशुद्धि, चित्त की शुद्धि कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली धीरे धीरे, बहुत धीरे, हम एक ऐसी लाइफ टाइम में पहुंच जाएंगे जहां पे हमारी रीइंकार्नेशन का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने धीरे धीरे कॉन्शियसली अपने सारे माइंडसेट्स को, पैटर्न्स को हील किया है। और इस लेक्चर का आज का पॉइंट ही ये है कि हम जो अभी तक सबकॉन्शियसली कर रहे हैं उसको हम कॉन्शियसली करना शुरू कर दें। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और हमें पॉन्ड के नीचे का तला बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो हम अपनी आत्मा को दर्शन कर पाते हैं। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो हमारा इटर्नल सेल्फ है, वो हमें समझ आना शुरू हो जाता है। तो अब हमारे ईगो का क्या काम है? ईगो का काम है सेल्फ की आइडेंटिटी को बनाना, और जो भी आइडेंटिटी बनाई है उसको प्रिजर्व करना। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी जो सेल्फ की आइडेंटिटी है हमें क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि हम, हमारी थॉट्स नहीं है, हम डिजायर्स नहीं है, हम सेंसेस नहीं है, हम आत्मा है। तो एक दिन में ऐसा नहीं होता कि हम आत्मा के हिसाब का बहुत अच्छा सात्विक आचरण करेंगे। दैट डजंट हैपन। इट टेक्स डिसिप्लिन, इट टेक्स बीइंग एट द प्रैक्टिस, जिसको हम साधना कहते हैं। मेरे लिए अभी तक साधना का कोई मतलब नहीं था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि बार बार जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, जैसे कि डॉक्टर संदीप जोत ने अभी कहा था कि व्हेन वी मेक इट अ प्रैक्टिस, देन स्लोली आवर द चित्त गेट्स प्यूरिफाइड एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर द सोल। वो हमें समझ आना शुरू हो जाता है। और एक बार हमें जब ये स्वाद आ जाता है कि हम तो सोल हैं, तो हम बाहरी फैक्टर्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और एक सरेंडर की स्टेज में आ जाते हैं कि जो करना है मालिक ने करना है, वो कहेगा तो कर लेंगे। तो आप एक हार्ट सेंट्रिक लाइफ, एक लव बेस्ड लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। ये आपको मेडिटेशन से गिफ्ट मिलता है, बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर practice. I will not go much into the technique of meditation because that is not the role. Yeah. What is important is that meditation क्यों करनी है। I hope आपको समझ आ गया होगा कि अगर मुझे मेरे चित्त को क्लियर करना है,
उसके अंदर फिल्टर्स डेवलप करने हैं जो कि बाहर की इंफॉर्मेशन को बाहर रखें और इनर थॉट ट्रैफिक को कम करें, तो मुझे मेडिटेट करना बहुत जरूरी है. Definitely, as I said, the more we meditate, the quality of thought, the thought content starts improving. We have better quality of thoughts. Thoughts are based in love. They are based in purity. They are based in bliss. और वो bliss, love, purity आपके चेहरे पे, आपके actions में, आपके जीवन में, हर चीज में फिर छलकना शुरू हो जाता है. और आपका घर, आपका समाज, आपकी ही extension बनती चली जाती है. फाइनली आई होप एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसको हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, कि हमें बार बार जन्म लेकर ये सारे लेसन्स दोबारा दोबारा नहीं सीखने पड़ते. अब मनस को कैसे कंट्रोल करें? चित्त की तो हमने बात की कि चित्त को अगर पकड़ना है तो हमें मेडिटेशन के माध्यम से पकड़ना है. तो मनस की प्रॉब्लम क्या है कि मनस सारा दिन बैठ के उधेड़ बुन करते हैं. आपके पास ओपीडी में भी पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में बड़ी चिंता है. मुझे पूछूंगी भाई क्या टॉपिक पे चिंता है? बस डॉक्टर साहब चलता ही रहता है कुछ सारा दिन. आई मीन देयर इज ऑलवेज सम इनर ट्रैफिक गोइंग ऑन. आप उनसे पूछो कि हल में दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे आर मैं बड़ा परेशान, मेरे पास बहुत समस्या है. तो मेरे पास जब ओपीडी में ऐसा पेशेंट आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि भाई तुमको प्रॉब्लम आए ना तो तुम 1 घंटा जम की टेंशन करो, तुम 1 घंटा निकालो. तो सब क्या बात कर रहे हो? मैं शाम को 6 से 7 में तुम टेंशन करो. तो सब ऐसे हो सकता है क्या? दिस इज आवर पेशेंट्स. तो मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम्हारा काम है चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करना. जब मैं 24 घंटे बिना किसी एक्टिविटी, बिना किसी प्रोडक्टिविटी के सोच कर रही हूँ तो उसको हम चिंता कहते हैं. वो हमारी मेंटल फटीग का रीजन है, वो एंजाइटी का रीजन है. बट जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड, मैं कहूँ कि भी 6 से 7 में ही तुमने चिंता करनी है, तो उसको फिर हम चिंतन कहते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलेगा. तो अगर मुझे मनस को कंट्रोल करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे उसमें कॉन्सेंट्रेशन का गुण डेवलप करना पड़ेगा. आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद वो महादेव का सीरियल एक आता था, बहुत ही अच्छा सीरियल था जिसमें महादेव और पार्वती की कथा के बारे में बताया गया था. तो पार्वती जी को कथा सुनाते समय महादेव उनसे जब बात कर रहे थे, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स दे रहे थे, पार्वती जी सो जाती है. तो कॉन्सेंट्रेशन का गुण सीखने के लिए पार्वती जी को एक पूरा लाइफ टाइम आना पड़ा, जिसमें वो मछुआरों की कन्या बनी और उनका काम के मछली का भेदन करना, जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती थी. तो मनस को कंट्रोल करने का जो टूल है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. जब हम कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि थॉट्स का आना जाना बंद हो जाता है. आप एक थॉट को पकड़कर उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं, बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं, और इससे क्या होगा? देयर इज एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, देयर इज डिक्रीज्ड मेंटल बेटर होती है. तो मनस को अगर आपने कंट्रोल, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन और मेडिटेट तभी बनेगी जब आप मेडिटेट बार बार करेंगे और कंसंट्रेशन को बेटर बनाएंगे. सेकंड है मनस की क्वालिटी, रेपिटेशन. मैंने कहा मनस का काम मनन करना है, तो ये रेपिटेशन कैसे? जैसे गुरु ने नाम दे दिया. कुछ लोग कहते हैं जी हमें गुरु ने नाम दिया है, तो वो नाम का क्या मतलब है? वो हमारे मनस को कंट्रोल करने की है, कि आप माला जप रहे हैं. अगेन दिस इज मनस कंट्रोल. शब्द, आप कोई शब्द ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है, या नेम चैंटिंग, गायत्री मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो ये जाप, मंत्र, शब्द, नाम, ये सारी जो चीजें हैं ये मनस को कंट्रोल में करने के लिए हैं. और इसमें जो हम टूल यूज करते हैं वो है रेपिटेशन. तो मनस के 2 टूल्स हैं, रेपिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. अब बुद्धि को कैसे कंट्रोल में किया जाए? बुद्धि के लिए सबसे अच्छा जो है, बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग तभी इफेक्टिव होगा जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे. तो अगर बुद्धि को आपने मास्टर करना है तो द बेस्ट टूल फॉर शार्पनिंग द इंटेलेक्ट इज आस्किंग क्वेश्चंस. प्रॉब्लम क्या है? हम अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिसमें हम क्वेश्चन ही नहीं करते. और मैं अपने एक्सपीरियंस एज अ वुमन आई कैन टेल यू, we are told and taught not to question many things. So if you want to sharpen your intellect, you have to start asking questions, not from people but inside.
जब आप अपने अंदर क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है आउटर वर्ल्ड में तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके तालाब के अंदर जितनी मिट्टी कंकड़ जो होते हैं आप उनको देखते हैं और ये क्यों है, व्हाई आर देयर दीज लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, ये मेरे दिमाग में संस्कार क्यों है, ये पैटर्न क्यों है। जिस चीज को हम क्वेश्चन करते हैं वहां हमारा फोकस जाता है और बुद्धि का काम है आंसर्स ढूंढना। तो आंसर्स आप तभी ढूंढेंगे जब आप अपने चाकू को तेज करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर्स की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत और खूबसूरत बात है कि ईगो क्वेश्चन से बहुत डरती है। जिस भी चीज को आप क्वेश्चन करते हैं ईगो वहां रह ही नहीं पाती। और ये बहुत मजेदार टूल है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि यार मैं तो डॉक्टर हूँ, आज मुझे जानना है और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, एंड क्वेश्चन इट, एम आई। सेल्फ डाउट में और क्वेश्चनिंग में बहुत फर्क है। मैं डाउट लाने की बात की, इज दिस माय आइडेंटिटी, एम आई जस्ट आइडेंटिटी इस चीज में बेस करूं कि मैं तो स्कॉलर, I will be lost after an hour. So, self-questioning is the best tool for sharpening the intellect and भगायोफाइंग the ego. Again, अहंकार। अहंकार को कैसे बस में करें? अहंकार को बस में करने के लिए, as I told, rigorous self-inquiry. Keep asking questions. Keep asking questions inside. क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कैसी हूँ? आप जो भी चीज आप सोचते हैं कि आप हैं, उसको क्वेश्चन करें। Am I a doctor? Yes. In my outer world, my action is like a gynecologist. Am I somebody who knows about spirituality? Yes, I am a student of spirituality. Question everything in your life. तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ईगो को कहीं टिकने की जगह नहीं मिलेगी, और जब ईगो को कहीं टिकने की जगह नहीं मिलेगी तो वो वहीं जाके रुकेगी जो उसका सच्चा स्वरूप है, जो कि सोल है। तो धीरे धीरे रिग्रेस सेल्फ इंक्वायरी एंड मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी ईगो की आइडेंटिटी को सोल में जाके बेस कर सकते हैं। तो आप सोचें कि अगर हम सारे सोल समझना खुद को शुरू करें तो क्या होगा। हमारे जितने भी डिसीजंस होंगे वो प्यार से होंगे, पीस से होंगे, सबको इकट्ठा मान के चलते हुए होंगे। तो जब मैं ऐसा डिसीजन लूंगी तो क्या होगा, वो सेपरेशन, जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा और मेरे विवेक और बुद्धि दोनों एक साथ फंक्शन करेंगे। क्योंकि जितने भी फैसले हम सोल कॉन्शियसनेस से लेंगे, दे विल नॉट बी राइट और रॉन्ग, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, दे विल बी फॉर द यूनिटिव कलेक्टिव बेस्ट। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर अहंकार। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला ट्रेनिंग सबके पास नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को इतना डिफिकल्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया 1 year बैक, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे लगता था यार ये इतना सारा वेद पुराण मुझे पढ़ना पड़ेगा, दीज आर नॉट accessible to us. So I am trying to simplify, but you will have to go through this lecture again and again if you really want to organize your mind. तो अहंकार को बस में करने के लिए 2 tools हैं, rigorous self inquiry and meditation. Now what is the take home message from this lecture? अब मैं आपको फाइनल रेसिपी, जो मेरे साल भर की रिसर्च है उसका निचोड़ बता रही हूँ। व्हाट इज द रेसिपी फॉर सेल्फ मास्टरी? तो ये डायग्राम से तो अब आप अच्छे से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि कैसे हमारे अंदर थॉट्स का सृजन होता है, किस किस डिपार्टमेंट से होकर हर थॉट की फाइल निकलती है और कैसे फाइनल थॉट पे हम एक्शन लेते हैं, या जो भी, इससे भी आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो गए हैं। तो मनस को अगर बस में करना है तो कंसंट्रेशन एंड रेपिटेशन, बुद्धि को बस में करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग, अहंकार को बस में करना है तो सेल्फ इंक्वायरी और मेडिटेशन, और चित्त दर्शन करने हैं, आत्मदर्शन करने हैं, और सबको बस में करना है तो मेडिटेशन। अब इसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, मैं डे टू डे लाइफ में हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। डे टू डे लाइफ में मेरी 2 ही अवस्थाएं हैं, या तो मैं जाग रही हूँ या मैं सो रही हूँ। अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या नेता भी सो रहा हो, तो जब वो सो रहा होता है उसके चेहरे पे ना एक बच्चों जैसी इनोसेंस होती है। वो बच्चों जैसी इनोसेंस इसलिए होती है क्योंकि उस समय अहंकार भी सो रहा होता है। अहंकार एक कॉन्शियस एंटिटी है जिसको हम आधा टाइम सबकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं, बट वंस वी आर स्लीपिंग
हम सो रहे होते हैं तो हमारे को अहंकार की जरूरत नहीं होती, हम जैसे पड़े हैं बिल्कुल वैसे पड़े हैं, ना ही उस समय हमें बुद्धि की जरूरत है। तो सोते समय मनस, बुद्धि और अहंकार का कोई रोल नहीं होता। सोते समय केवल हमारा चित्त एक्टिव रहता है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स आर स्टिल देयर। रात को शांति होती है, बट चित्त इज ओपन टू एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग, एंड ड्रीम्स भी जो हमें आते हैं, जो हमें सपने भी आते हैं, वो चित्त के लेवल पे आते हैं, जो कि हमारा सबकॉन्शियस। अब जब हम जाग रहे होते हैं, हमारे सामने दो अवस्थाएं होती है, या तो हमारे मन में कोई प्रश्न या कोई चीज चल रही है, या हमारा मन कुछ भी हमें कोई आंसर्स नहीं ढूंढे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी लाइफ में से पेबल्स को हटाना है। अपने एनवायरनमेंट में जितने एक्स्ट्रा स्टिमुलस है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे हमारी वो आदतें हैं, जितना एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा, उस पे सबसे पहले कांटा लगाइए। क्योंकि जितने पेबल्स कम होंगे, उतनी तपस्या कम करनी पड़ेगी, उतनी मेडिटेशन कम करनी पड़ेगी, एंड थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। तो पहले ही वो सिलेबस मत पढ़े जिसका आपके पेपर में कोई रोल ही नहीं है। सेकेंड स्टेप इज, जब आप जाग रहे हैं, सपोज मैंने कहा इंद्रियों में मन छठी इंद्री है, इट इज अ फैकल्टी, ये मेरा सबसे सयाना सर्वेंट है। अब सर्वेंट को जब मैंने काम देना होता है तो मैं कहती हूँ ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, राइट। तो जब आप सर्वेंट से काम कराएं तो पूरी कंसंट्रेशन से कराएं, जिसको डॉक्टर संदीप जोत ने बताया था माइंडफुलनेस। जो भी आप कर रहे हैं उसमें टोटली प्रेजेंट रहिए, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, टोटली माइंडफुल रहिए। और जब आपका वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद अपने, जैसे हम सर्वेंट को कहते हैं भैया आप कोने में बैठ जाओ, अब कोने में बैठेगा तो क्या करेगा सर्वेंट, उत्पात मचाएगा। तो हम क्या कहते हैं, भैया ये बटर लो और बटर बैठ के छीलो। सर्वेंट को ऐसा छोटा मोटा काम करा देते, इसकी डस्टिंग करो, इसका मटर छीलो। तो सेम हमने हमारे माइंड के साथ करना है। जब हम वेकिंग स्टेज में हैं और हमें माइंड में कोई थॉट लाना है या हमें कोई सोल्यूशन माइंड, और जो बाकी का समय है उसमें हम माइंड को रेपिटेशन मोड पे डालें। वो कहते हैं हरि नाम, हम किसी एक चीज पे, कोई मंत्र पे या कोई शब्द पे टिक जाए, प्रभु के नाम पे टिक जाए, माला पे टिक जाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने अपने सर्वेंट को मटर छीलने का काम दे दिया, भाई तू खाली बैठा कुछ मत कर, ये ले बैठ के मटर छील। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू व्हेन द माइंड डज नॉट नीड टू बी ऑक्यूपाइड विद थॉट्स। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रेपिटेशन, पुट इट इनटू सम नेम। जैसे मैं आजकल ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, मैं शिव में केंद्रित हो रही हूँ, तो आप अपने माइंड को किसी चीज में बांधें, उसका मनन कराएं। बुद्धि के लिए एज आई सेड क्रिटिकल थिंकिंग है। सेकंड इज चित्त। चित्त को वेकफुल। अब आती है कि जब हम वेकफुल हैं और मेरे माइंड के पास कोई काम नहीं है, तो या तो मैं मनन करूंगी या मैं बैठ के साधना करूंगी। नो थॉट और वन थॉट। मनन तो है एक ही चीज आप बार 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 कर रहे हैं, सिंगल थॉट को पकड़ लिया और उसके पीछे पड़ गए। मेडिटेशन है जीरो थॉट। तो अपने पूरे दिन में 15 मिनट जरूर आप प्रैक्टिस से निकालें जिसमें आप जीरो थॉट स्टेट को अचीव करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू अचीव, मतलब जस्ट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, एंड स्लोली विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद डिसिप्लिन, यू विल रीच अ स्टेट जहां पे अंदर के भी जो पेबल्स थे कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो पेबल्स भी धीरे 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 करके शांत होने शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से जो उथल पुथल है वो नहीं होगी। अब सेकंड मैंने आपसे कहा कि हमारी सेकंड अवस्था क्या होती है जब हम सो रहे होते हैं। तो ये एक मैं आपको और टिप देना चाहती हूँ। जब हम सो रहे होते हैं, आवर चित्त इज ओपन टू इंफॉर्मेशन, एंड if you've heard about it, there are subliminal frequencies. आप जब सो रहे होते हैं तो सोते समय आप अपने कमरे में म्यूजिक के माध्यम से, there are certain frequencies which you can put in the music, love frequencies, higher frequencies. तो क्या होता है, जो हमारा चित्त है, क्योंकि ये वाटरी है, इट इज जैसे वाटर की तरंगे है, तो वो तरंगों से इंस्पायर होके
सबकॉन्शियस, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सोच भी नहीं रहे, तो वो उन वाइब्रेशंस को कैच करके कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। तो आई रियली होप आप इस सेल्फ मास्टरी की रेसिपी को अपने वेकिंग एंड स्लीपिंग लाइफ में यूज कर पाएंगे और इस प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को यूज कर पाएंगे